एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, दैट्स नेम इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह की बार्गेनिंग सेशन होता है। जैसे कि अगर आप एक वेजिटेबल लेने गए हैं मार्केट में, सब्जी वाले ने आपको जो रेट बोला, अगर आपको रेट ज्यादा लगता है तो आप उसको बोलते हैं ना कि भैया रेट थोड़ा कम कर लो, ठीक है मैं 1 किलो नहीं 2 किलो लूंगी तो आप ये रेट लगा लो। तो जैसे आप वहां बार्गेनिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से कंपनीज में भी बार्गेनिंग की जाती है। कंपनीज में क्या होता है कि एक पार्टी होती है जो कि मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है और एक पार्टी होती है जो कि वहां के लेबर यूनियंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी वर्कर्स की तरफ से एक लीडर चूज किया जाता है। ये दोनों पार्टीज एक टेबल के सामने बैठ जाते हैं और आमने सामने बैठकर दोनों अपनी अपनी शर्तें रखते हैं, दोनों अपनी अपनी पक्ष को रखते हैं और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कंपनीज में क्या पॉलिसीज होंगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, वर्कर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, क्या सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन कैसे मिले, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। कहीं पर मैनेजमेंट के पर्सन को, रिप्रेजेंटेटिव को अपने बार्गेनिंग करनी पड़ती है, यानी वर्कर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है, और कहीं कहीं पर वर्कर्स का जो यूनियन लीडर है उसे मैनेजमेंट की बातों पर एग्री होना पड़ता है। तो जहां पर दोनों पार्टीज एग्री कर जाएं, जिन टर्म्स और कंडीशंस पर दोनों एग्री कर जाएं, वही फाइनल डिसीजन हो जाता है। अब दोनों पार्टीज बैठकर यहाँ बार्गेनिंग कर रही हैं, मिलजुल कर यहाँ दोनों की सहमति से काम हो रहा है, इसीलिए इसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इसलिए किया जाता है कि कंपनी में किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। अदरवाइज कंपनी जो है वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाती रहेंगी, मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंग सैलरी देते रहेंगे, और अगर वो चीज वर्कर्स को पसंद नहीं आ रही है तो थोड़े टाइम बाद वो इसका खिलाफ करेंगे, वो इसके लिए स्ट्राइक्स करेंगे, लॉकआउट्स करेंगे, जिससे कि कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और यूनियन लीडर का रिप्रेजेंटेटिव दोनों बैठकर सभी चीजें पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, यानी इसमें क्या खासियत है। तो फर्स्ट इज ग्रुप एंड कलेक्टिव एक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ये ग्रुप एक्टिविटी है, कलेक्टिव एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद बार्गेनिंग करके दोनों पार्टीज एक डिसीजन तक पहुंचती है। जहां दोनों एग्री हो जाएं वही चीज फाइनल हो जाती है। सेकेंड, स्ट्रेंथ। यहाँ पर दोनों पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैनेजमेंट भी जो जिसे अपनी तरफ से भेजता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसके अंदर पावर होती है सामने वाले को कन्विंस करने की। इसी तरह लेबर का जो यूनियन लीडर आया है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो भी वर्कर्स के सारे पॉइंट्स अपने सामने मैनेजमेंट के सामने रखता है और उसे अपनी बातों के लिए एग्री करने की कोशिश करता है। तो दोनों ही पक्ष यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। थर्ड, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार प्रोसेस होता रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी में साल के शुरू में एक बार मीटिंग कर ली और कुछ रूल्स बना लिए तो वही फाइनल हो जाएंगे। नहीं, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें लेकर सामने आएंगी और डिसीजन लेंगी, बार्गेनिंग करेंगी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि वर्कर्स हमारी कंडीशंस पर एग्री नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी, और अगर वर्कर्स को लग रहा है कि मैनेजमेंट के साथ बहुत स्ट्राइक, बहुत बात करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चीजें फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से करते हैं। यहाँ पर किसी के ऊपर जबरदस्ती डिसीजन थोपा नहीं जाता। मतलब मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो लेबर का रिप्रेजेंटेटिव है वो दोनों अपने अपने पक्ष एक दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं और सोच समझ के एक डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वर्कर्स का जो लीडर है वो अपने सारे डिसीजन मैनेजमेंट पे थोपे या मैनेजमेंट अपने सारे डिसीजन लेबर के ऊपर थोपे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दोनों को एग्री होना पड़ता है। नेक्स्ट इज डायनेमिक।
ये डायनेमिक है क्योंकि यहाँ पर चीजें बदलती रहती हैं, बहुत जल्दी चीजों में चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट इज पावर रिलेशनशिप, यानी यहाँ जो रिलेशन है वो बहुत पावरफुल होता है। एक बार जो बॉन्ड बन जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, फिर उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर उसमें चेंजेस लेकर आने हैं तो दोबारा से डिस्कशन होगी, मीटिंग होगी, दोनों पार्टीज आमने सामने बैठेंगी, अपने अपने पक्ष रखेंगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज टू पार्टी प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि एक पार्टी दूसरे के ऊपर अपने डिसीजन थोप दे, नहीं, उन्हें सामने वाले की बात सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसे अपनी बात के लिए कन्विंस करना पड़ता है। अगर आप उन्हें कन्विंस कर लेते हो तभी फाइनल डिसीजन बनता है। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों लोग अपनी बातें एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए ये टू पार्टी प्रोसेस कहलाता है। और ये तो हुए इसके फीचर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि बार्गेनिंग कितनी तरह की होती है। तो टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग में फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। इस टाइप बार्गेनिंग में क्या किया जाता है कि मैनेजमेंट लेबर को समझाने की कोशिश करती है कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो आप लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपका बोनस सैलरी वगैरह कैसे होगी, वो सारी चीजें हमें बताई जाती है। शेयर होल्डर को कितना पैसा दिया जाएगा, कितना रिटेन किया जाएगा, ये सारी चीजें डिस्कस होती है। और वर्कर्स भी उन्हें समझाते हैं मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि वर्कर अपना फायदा देखेगा, कंपनी का मालिक अपना फायदा देखेगा, तो दोनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही बैठकर डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। दोनों को एक दूसरे के लिए एग्री होना पड़ता है। सेकंड, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जो भी डिसीजन लिया जाए उसमें या तो दोनों पार्टीज का फायदा हो या कम से कम दोनों में से किसी का भी नुकसान ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा तो फायदा हो रहा है, सामने वाले का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं है। इंटरैक्टिव बार्गेनिंग का मेन मोटिव होता है दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठकर अपनी बातें समझानी है, दूसरे की बात समझनी है और कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिससे या तो दोनों का फायदा हो जाए या दोनों में से किसी का भी नुकसान ना हो। ठीक है। नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल बार्गेनिंग। यहाँ पर एटीट्यूड डिसाइड किया जाता है, यानी कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस कैसे होंगे और वर्कर्स क्या चाहते हैं, किस तरह का सैलरी, बोनस, कमीशन कहाँ तक चाहते हैं, पीएफ चाहते हैं नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें बताते हैं। यानी दोनों अपना अपना एटीट्यूड सामने रखते हैं और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन का लेवल कैसा होना चाहिए, सैलरीज कब मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड होती है। लास्ट इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। इस बार्गेनिंग में ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कई बार अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। मतलब सिर्फ एक लीडर नहीं होता, उस लीडर के पीछे जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है उसमें स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जो लीडर के फेवर में है, कुछ ऐसे भी होंगे जो उसके अगेंस्ट में हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो कैसे उससे टैकल किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए। लेबर कोशिश करता है कि वो लेबर का जो लीडर है वो कोशिश करता है कि वो अपने पीछे जितने भी फॉलोअर्स हैं सबको संतुष्ट कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि जो उसके अपोजिशन में है वो उसके खिलाफ खड़े हो जाए कि तुमने हमारी तरफ से ये नहीं बोला, तुमने ऐसा नहीं बोला, तुमने जो डिसीजन करवाया वो ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट का जो मेंबर है वो भी मैनेजमेंट के सभी लोगों को सेटिस्फाई कर सके और जो यूनियन लीडर है उसके अंदर भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी डिसीजन हो रहा है उससे उसके सभी वर्कर्स सेटिस्फाई रहें, ताकि फ्यूचर में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, कोई झगड़े ना हो। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक तो खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।